Good morning, children. How are you? Fine. समझ में आ रहा था पिछला सब कुछ जो मैंने पढ़ाया और लास्ट क्लास के लास्ट टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैंने बताया था बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स is proportional to electric field lines. It is not equal to number of electric field lines. क्योंकि अगर ये नंबर होता, नंबर स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती, जबकि यहाँ क्या देख रहे हो आप बेटा, फ्लक्स की यूनिट भी है और डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। डायमेंशन क्या होगी बेटा इसकी, अगर हम देखें न्यूटन की डायमेंशन क्या हुई बेटा, mlt-2, सी की a/t, मीटर स्क्वायर की l स्क्वायर, तो क्या आ गई बेटा ये m, हाँ L3T-3A-1, राइट चिल्ड्रन। MLT ML स्क्वायर L स्क्वायर L क्यूब हो गया, ML3 T ऊपर चला गया बेटा, T-3A-1, दिस इज T-3, दिस इज T-3, राइट। ML क्यूब T-3A-1 इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। याद रखना, बहुत बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है फ्लक्स की कौन सी डायमेंशन है, तो डायमेंशन तो आपने हर क्वांटिटी की याद रखनी है बेटा, राइट चिल्ड्रन। समझ में आ गई ये बात। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा मैंने बताया था कि इट इज प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में बताया था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी सरफेस के परपेंडिकुलर किसके इक्वल होती है बेटा, फ्लक्स अपॉन एरिया। फ्लक्स फाई, तो फाई को ई इंटू ए लिख सकते हैं बेटा। अब अगर सपोज ई और ए सेम डायरेक्शन में नहीं है, अब जैसे इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर तो इसी डायरेक्शन में था, यहाँ एरिया वेक्टर किधर कहीं और है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं और है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने कंपोनेंट लिया ई कॉस थीटा इनटू एरिया से मल्टीप्लाई किया, ई ए कॉस थीटा, ये ई डॉट ए बन गया बेटा। डॉट प्रोडक्ट इज ए स्केलर प्रोडक्ट, सो फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। यूनिट दो हैं बेटा, एक यूनिट ये है और एक यूनिट ये है बेटा, राइट चिल्ड्रन। डायमेंशन दोनों की सेम होगी। अब फ्लक्स को प्रैक्टिकली मैंने बताया था बेटा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है और एरिया कोई बेटा एक्सजेड प्लेन में है, तो इसका एरिया वेक्टर वाई डायरेक्शन में हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, एंगल क्या आ गया इनके बीच का, 90 cos 90 0 होता है, इसका मतलब इस सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। इस वाले का आंसर आ गया बेटा, फ्लक्स का जीरो आ गया बेटा, राइट चिल्ड्रन। समझ में आ गई बेटा बात। अब अगर एरिया एरिया प्लेन ऑफ एरिया वाइजेड प्लेन में है बेटा, तो एरिया वेक्टर एक्स डायरेक्शन में आ गया, एरिया वेक्टर एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स डायरेक्शन में, तो एंगल जीरो हो गया, फ्लक्स ई इंटू ए हो गया बेटा। तो ये किसका आंसर आया था, ये इस पार्ट का आंसर आया था बेटा। थर्ड केस लेते हैं, एरिया किसी भी शेप का हो सकता है, एरिया कोई जरूरी नहीं है रेक्टेंगुलर हो, प्लेन, सर्कुलर हो, किसी भी टाइप का हो, किसी भी टाइप का एरिया बेटा। इफ इट इज लाइंग इन प्लेन, सपोज थर्ड में हमने ले लिया एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो एरिया वेक्टर जेड डायरेक्शन में आ गया, एरिया वेक्टर जेड डायरेक्शन में आ गया बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में थी, एंगल फिर 90 हो गया, फिर फ्लक्स जीरो हो गया, तो तीनों के आंसर आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे बेटा, राइट चिल्ड्रन। समझ में आ गई बात। अब अगर बेटा एरिया बड़ा नहीं है, छोटा सा एरिया है, छोटा सा स्मॉल एरिया है, तो उसमें से पास होने वाला फ्लक्स भी बहुत छोटा सा होगा। इफ देयर इज स्मॉल एरिया, तो हम उसी को देखते हैं बेटा। सपोज सपोज बेटा ये कोई छोटा सा एरिया है डीएस, एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है बेटा, डीएस वेक्टर इस डायरेक्शन में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हैं, इस डायरेक्शन में पास हो रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है बेटा, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आ गई, ई कॉस थीटा, तो डी फाई इस वाली सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया बेटा, ई कॉस थीटा इनटू डीएस, और इसको हम लिख सकते हैं बच्चों ई डॉट डीएस। बच्चों बात समझ में आ गई। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल सरफेस ऑफ एरिया डीएस।
electric flux passing through small surface of area ds, राइट बेटा। अब फ्लक्स का प्रैक्टिकल मीनिंग बताता हूं। फ्लक्स मैंने कहा बेटा proportional to number of electric field lines है, इट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इट इज proportional to number of field lines। अब सपोज बेटा जैसे आपने किसी चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को किसी फुटबॉल के अंदर रख दिया, फुटबॉल के अंदर, और तुमने देखा है बेटा फुटबॉल पे पैचेस होते हैं, छोटे छोटे पैचेस होते हैं। तो ये छोटे छोटे पैचेस हैं बेटा, इस छोटे पैच से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, छोटे पैच से जो निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है बेटा यहाँ पर, और इसका एरिया डीएस है, डीएस एरिया है, तो ये छोटे पैच से निकलने वाला फ्लक्स डी फाइव जो है बेटा, अभी हमने देखा था ई डॉट डीएस था। फुटबॉल की सरफेस क्लोज्ड सरफेस है या नहीं? फुटबॉल की सरफेस क्लोज्ड सरफेस है या नहीं बच्चों? क्लोज सरफेस का मतलब वो सरफेस बेटा जो चारों तरफ से बंद हो, वो क्लोज सरफेस होती है। जैसे स्फेरिकल फुटबॉल की सरफेस स्फेरिकल है, क्यूब की सरफेस, क्यूबॉइड की सरफेस, सिलेंडर की सरफेस, चारों सिलेंडर ऊपर नीचे से बंद है अगर, तो ये सब कैसी सरफेस होती है बेटा? क्लोज सरफेस। तो अगर किसी क्लोज सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स निकालना है, क्लोज सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स, अब हम क्या करेंगे बेटा? छोटे छोटे फ्लक्स को ऐड करेंगे। जैसे हमने एक पैच से फ्लक्स देखा, तो एक पैच से फ्लक्स पासिंग थ्रू वन पैच, फ्लक्स पासिंग थ्रू वन पैच, बच्चों बात समझ में आ गई? तो अगर टोटल फ्लक्स निकालना है बेटा, टोटल फ्लक्स निकालना है बच्चों, टोटल फ्लक्स निकालना है अगर हमने पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस, पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस, तो हम क्या करेंगे बेटा? ऐसे छोटे छोटे पैचेस के फ्लक्स को ऐड करेंगे। और मैथमेटिक्स में बेटा ऐड करने का मतलब इंटीग्रेशन होता है। मैथमेटिक्स में ऐड करने का मतलब इंटीग्रेशन होता है बेटा। तो पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस अगर हमने फाइव टोटल निकालना है बेटा, फाइव टोटल, तो हम क्या करेंगे बेटा? इंटीग्रेशन करेंगे ऐसे छोटे छोटे फ्लक्स को, डी फाइव को ऐड करेंगे, और जब लेफ्ट साइड इंटीग्रेट करेंगे तो राइट साइड भी इंटीग्रेट करेंगे बेटा। तो राइट साइड जब हमने इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस लिख दिया, और ये जो सिंबल है ना बेटा यहाँ पर, ये क्लोज सरफेस का सिंबल है, क्लोज सरफेस, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एरिया कर रहे हैं, तो क्लोज सरफेस एरिया, इसका मतलब किसी भी पैच के फ्लक्स को छोड़े नहीं, हम सारे पैचेस के फ्लक्स को ऐड करें। और जब हम सारे पैचेस के फ्लक्स को ऐड करते हैं बेटा, किसी टोटल फ्लक्स को निकालने के लिए इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं बेटा, और गॉस थ्योरम कहती है ये नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। बच्चों बात समझ में आ गई? अब ये गॉस थ्योरम बन गई, दिस इज गॉस थ्योरम, GUSS, गॉस थ्योरम, राइट बेटा। तो गॉस थ्योरम का इवोल्यूशन कहां से हुआ? पहले हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला स्मॉल सरफेस से, और गॉसियन सरफेस हमेशा क्लोज्ड सरफेस होती है, 3D होती है, हमेशा याद रखना, इट इज नॉट 2D। गॉसियन सरफेस इज 3D सरफेस, उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा बेटा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इज दैट क्लियर? क्यू इन क्या है बेटा? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्यू इन इज द नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। नेट, नेट का मतलब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रखे हैं सबको ऐड कर दो, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव रखे हैं तो उनको ऐड करेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो नेट चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस, बच्चों बात समझ में आ गई? दिस विल बी द नेट चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस। तो दिस स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट फॉर गॉस थ्योरम। मेरा अगला टॉपिक गॉस थ्योरम ही होगा। तो गॉस थ्योरम का आपने समझ में आ गया, गॉस थ्योरम का ओरिजिन कहां से हो गया?
पहले हमने स्मॉल एरिया के फ्लक्स को देखा, उसको टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमने बेटा इंटीग्रेशन करा, और इंटीग्रेशन करने पर जो आता है आंसर वो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बेटा बात। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा गॉस थ्योरम के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट बातें तो बताता हूं मैं आपको। गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है बेटा, अभी हमने बात करी गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, मैथमेटिकल स्टेटमेंट फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस is equal to q inside net charge inside the surface divided by epsilon naught। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। अब इस स्टेटमेंट में बेटा क्या खास बातें हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface, passing through a closed surface a closed surface, क्लोज सरफेस मैंने अभी बताया बेटा जो चारों तरफ से बंद है, यानी 3D ऐसी सरफेस जो चारों तरफ से बंद है। इज दैट क्लियर? क्लोज सरफेस रेगुलर शेप में भी हो सकती है, इरेगुलर में भी हो सकती है, ये जरूर ध्यान रखना बेटा। जैसे फुटबॉल की सरफेस क्लोज सरफेस है, बट फुटबॉल की हवा निकालने डिफ्लेक्ट कर दें तो वो इरेगुलर शेप की बन गई बेटा, बट है अभी भी वो क्लोज सरफेस। समझ में आ गई बेटा बात। तो पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस is equal to net charge inside the surface, inside the surface divided by epsilon naught। बच्चों बात समझ में आ गई, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। अब छोटा सा ही प्रूफ है इसका, मैं समझा देता हूं एक ही मिनट में बेटा। अब जैसे प्रूफ की बात करें हम, इसका प्रूफ, सपोज ये चार्ज है बेटा क्यू, प्लस क्यू चार्ज है, और इसको हमने किसी फुटबॉल की सरफेस के अंदर रख दिया, और हमने छोटा सा एरिया ले लिया बेटा डीएस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है, डीएस भी इधर है बेटा, तो इस सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा वो अभी हमने देखना है बेटा। अब फ्लक्स तो निकल ही रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो निकल ही रही है इस सरफेस से, तो टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा बेटा अगर हम इसे देखें, फाई जो आया बेटा इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। अब सबसे पहले देखो बेटा यहाँ ई और डीएस, डीएस एरिया वेक्टर इधर है, ई भी इधर है, तो इनके बीच का एंगल जीरो आ गया बेटा, इसको खोल लिया हमने, तो ये ई डीएस कॉस जीरो आ गया। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बात, ई डीएस कॉस जीरो। ई की वैल्यू बेटा आर डिस्टेंस पर कितनी होगी, ई की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डीएस। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बात, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डीएस। राइट बेटा, दिस इज इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। के क्यू बाई आर स्क्वायर हर जगह बेटा सेम होगी वैल्यू, बिकॉज दिस चार्ज इज एट द सेंटर एंड आर इज सेम फॉर ऑल पॉइंट्स। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट को हमने बाहर ले लिया बेटा, अंदर रह गया डीएस। इंटीग्रेशन डीएस का मतलब जितने भी छोटे छोटे एरियाज हैं बेटा, छोटे छोटे पैचेस हैं, सबके एरियाज को ऐड कर दो फुटबॉल पे जो है, तो अगर इन सबको ऐड करेंगे तो फुटबॉल का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा बेटा, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बेटा फुटबॉल का, एस, और एस की वैल्यू क्या होगी बेटा, एस की वैल्यू क्या होगी 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आ गया बेटा, तो ये आ गया के क्यू बाई 4 पाई, के की वैल्यू रखी बेटा हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 4 पाई, 4 पाई, समझ में आ गया बेटा, के क्यू बाई 4 पाई। ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के की वैल्यू रखी है बेटा हमने, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ रहा था यहाँ पर। देखो
के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा, क्यू, राइट। समझ में आ गई बच्चों बात। आर स्क्वायर नीचे आ रहा है बेटा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहां बेटा 4 पाई आर स्क्वायर आ रहा था, 4 पाई से 4 पाई कट गया बेटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो दिस थिंग कम्स टू बी, दिस थिंग कम्स टू बी 5 किसके इक्वल आया बेटा, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपको समझ में आ गया प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। तो हमने प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम बहुत सिंपल तरीके से किया, हमने किसी स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे क्यू चार्ज मान लिया बेटा, अब उस सरफेस से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सरफेस पे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, डीएस छोटा एरिया है बेटा, के क्यू बाई आर स्क्वायर हर जगह सेम होगा, कांस्टेंट है बाहर ले लिया, डीएस छोटे छोटे एरिया को ऐड करेंगे तो फुटबॉल का टोटल सरफेस एरिया आ गया, और फुटबॉल का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बात। तो के क्यू बाई 4 पाई बचा बेटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, के क्यू इंटू 4 पाई बचा, दिस इज के क्यू इंटू 4 पाई, दिस टर्म यू कैन रिमूव, के की वैल्यू ये है बेटा क्यू बाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो मैंने प्रूफ बता दिया आपको, प्रूफ कम ही आता है एग्जाम में, बट इवन दैट वी शुड मस्ट नो, एनसीईआरटी में भी दिया होगा। तो अब हम लेते हैं बेटा प्रूफ, ऐसा नहीं है हम सिमेट्रिकल सरफेस के लिए कर सकते हैं, हम अनसिमेट्रिकल सरफेस के लिए भी कर सकते हैं, प्रूफ हम अनसिमेट्रिकल सरफेस के लिए भी कर सकते हैं बेटा, ये बात ध्यान रखना। अनसिमेट्रिकल सरफेस का मतलब जैसे कोई सपोज ऐसी सरफेस है बेटा और क्यू चार्ज यहां है बेटा, और हमने छोटा सा एरिया ले लिया डीएस, राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बेटा बात। अब ये जो एंगल होगा बेटा वो सॉलिड एंगल होगा, और सॉलिड एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे बेटा, डी ओमेगा से, राइट चिल्ड्रन, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी बेटा, ठीक है। तो ई डॉट डीएस को जब हम खोलेंगे बेटा, ई डॉट डीएस को हमने खोला, ई डीएस कॉस 0 मान लिया पहले, ठीक है, समझ में आ गई बात। ई क्या आ गया बेटा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये रह गया बेटा डीएस, डीएस बाई आर स्क्वायर क्या आ गया बेटा, डीएस तुमने सॉलिड एंगल पढ़ा था बेटा, ये सॉलिड एंगल डी ओमेगा किसके इक्वल होगा, डीएस बाई आर स्क्वायर के, तो के क्यू बाहर ले लिया बेटा बिकॉज इट इज कांस्टेंट, आर कांस्टेंट नहीं है तो इस आर को बाहर नहीं ले सकते हम, दिस इज इंपॉर्टेंट, आर हर सरफेस से अलग अलग होगी बेटा, so we cannot take it out in this surface, here we can take it out, right children, समझ में आ गई बेटा बात। तो ds बाई आर स्क्वायर, यहां पर हमने बेटा ds बाई आर स्क्वायर लिख दिया, ds बाई आर स्क्वायर, आर कांस्टेंट नहीं है तो आर को हम बाहर नहीं ले सकते, बच्चों बात समझ में आ गई। आपने 11th में पढ़ा था बेटा सॉलिड एंगल किसके इक्वल होता था, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, सो दिस इज व्हाट चिल्ड्रन, दिस इज इंटीग्रेशन डी ओमेगा, और डी ओमेगा का मतलब बेटा ये सॉलिड एंगल, और सारे सॉलिड एंगल अगर हम निकालें किसी पॉइंट पर, सारे सॉलिड एंगल का सम 4 पाई होता है बेटा, 4 पाई से रेडियन, तो ये कितना आ गया बेटा, के क्यू डिवाइड क्या है, इसको 4 पाई से मल्टीप्लाई किया है बेटा, बिकॉज सारे डी ओमेगा को ऐड करेंगे तो 4 पाई से रेडियन आएगा, के की वैल्यू रख दी बेटा हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट गया बेटा, तो दिस कम्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। चिल्ड्रन बात समझ में आ गई। तो मैंने प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम आपको सिमेट्रिकल सरफेस और अनसिमेट्रिकल सरफेस दोनों के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज बढ़ती है बेटा, डेरिवेशन से फिजिक्स समझ में आती है। दिस इज अनसिमेट्रिकल सरफेस एंड दिस इज सिमेट्रिकल सरफेस, सिमेट्रिकल, रेगुलर वो इरेगुलर शेप की सरफेस है बेटा, सिर्फ अनसिमेट्रिकल इरेगुलर शेप की सरफेस, बच्चों बात समझ में आ गई। दोनों से हमने
बस इंपॉर्टेंट बात क्या थी बेटा, यहाँ आर सबका अलग अलग होगा। जैसे इस ये हमने छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इसका आर तो अलग आएगा, आर डैश आएगा। तो आर कांस्टेंट नहीं होगा, इसलिए हमने आर को बाहर नहीं लिया, हमने के क्यू को बाहर लिया। डीएस बाई आर स्क्वायर करा, डी ओमेगा आ गया बेटा। और जब हम सारे डी ओमेगा को ऐड करते हैं बेटा, तो टोटल ओमेगा आ जाता है, और किसी पॉइंट पर टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई होता है। तो इट कम्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों बात समझ में आ गई? दोनों तरीके से समझ में आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, मैंने गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट बता दिया, गॉस थ्योरम के प्रूफ बता दिए। गॉस थ्योरम में इंपॉर्टेंट बातें क्या है, अगर हमें वो समझ में आ गई तो कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता। तो इंपॉर्टेंट बातें क्या है बेटा, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू गॉस थ्योरम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स related to Gauss theorem. राइट चिल्ड्रन? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर वन, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर के क्यू बाई आर स्क्वायर की फॉर्म में, और के क्यू बाई आर स्क्वायर की फॉर्म में जब ही होगी जब पॉइंट चार्ज होगा। ठीक है? तो डीएस भी ए आर स्क्वायर में आएगा, डीएस का इंटीग्रेशन करेंगे तभी तो आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जब ही कर सकते हैं, और रिजल्ट जब ही आ सकता है बेटा। तो इट ओबेज when electric field or force, electrostatic force, follows inverse square law. It means E or F that is inversely proportional to R square, जैसे आप देख रहे थे कूलम लॉ में, तभी आप इसका प्रूव कर सकते हो। अगर E और F R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है तो गॉस थ्योरम इज नॉट वैलिड। राइट चिल्ड्रन? उस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले नहीं सकते, उस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। जैसे थिन चार्ज वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर की फॉर्म में नहीं आएगी, तो हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। राइट चिल्ड्रन? समझ में आ गई बेटा बात? और भी बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, गॉस थ्योरम में जो नेट फ्लक्स है, चार्ज के सराउंडिंग में मीडियम कुछ भी हो, चार्ज के सराउंडिंग में मीडियम कुछ भी हो, फ्लक्स हमेशा क्यों इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। तो फ्लक्स रिमेन सेम, flux is independent of medium surrounding the charge, surrounding the charge. राइट बच्चों? राइट बेटा? तो दोनों पॉइंट समझ में आ गए। फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम सराउंडिंग द चार्ज, यानी चार्ज पे डिपेंड नहीं, मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर हमने चार्ज को वाटर में इमर्ज कर दिया तो भी फ्लक्स वही रहेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, फ्लक्स विल डिपेंड only upon नेट चार्ज। नेट का मतलब प्लस माइनस चार्ज में एडिटिव प्रॉपर्टी है, इन सबका सब नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, इनसाइड द क्लोज सरफेस। राइट चिल्ड्रन? ये तीनों बातें समझ में आ गई। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बेटा वो ये है, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ
shape and size, shape and size of closed surface. Very important point. शेप एंड साइज ऑफ क्लोज सरफेस का मतलब ये है बेटा, जैसे हमने किसी चार्ज को फुटबॉल के सरफेस के अंदर रख दिया और क्यू चार्ज है, तो भी फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आया क्योंकि नेट चार्ज क्यू है इसके अंदर। और अगर हमने बेटा फ्लक्स को किसी क्यूब के अंदर रख दिया तो भी फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आया। बच्चों बात समझ में आ गई? यानी शेप पर डिपेंड नहीं करता। अब साइज पे भी डिपेंड करता है। अगर बेटा मैंने क्यूब को बड़ा कर दिया, क्यूब को बड़ा कर दिया तो साइज बड़ा हो गया, क्यूब का अंदर का चार्ज थोड़ा चेंज हुआ, तो फ्लक्स अभी भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा बेटा। तो ये फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ क्लोज सरफेस। शेप कुछ भी हो, साइज कुछ भी हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई? अगर हमने रेडियस एज ऑफ द क्यूब डबल कर दी, सपोज ये ए है बेटा, ये 2a है, तो भी फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही रहा। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट बेटा, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज आउटसाइड द क्लोज सरफेस। सिर्फ इनसाइड वाले चार्ज पर डिपेंड करेगा। फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज आउटसाइड द क्लोज सरफेस, but the electric field on the surface will be affected by inside charge as well as outside charge. Is that clear? समझ में आ गई बेटा बात? तो ये भी पॉइंट नोट कर लो, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ outside charge but electric field on the surface will be affected by both inside and outside। बच्चों बात समझ में आ गई? इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए बच्चों, आप नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो को फिर से रिवाइज करके, वीडियो को फिर से प्ले करके बेटा आप फिर से सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्लक्स के बारे में, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, जो असेशन रीजन के क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। अगर ये बातें आपको क्लियर हैं तो एवरीथिंग विल बी क्लियर। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बेटा बात? अब हम देखते हैं बेटा एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में बेटा, यानी गॉस थ्योरम का एप्लीकेशंस हम वहां करते हैं बेटा जहां चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल मतलब किसी सरफेस में रेगुलर वे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस सरफेस के हर पॉइंट पर सेम है। क्योंकि हम जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बेटा तो यही मान के निकालेंगे कि सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड तभी तो बाहर लेंगे। बच्चों बात समझ में आ गई? तो गॉस थ्योरम कब वैलिड है? व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड सरफेस and the shape of surface is symmetrical. Is that clear? बच्चों बात समझ में आ गई? When distribution of charge and shape of Gaussian surface is symmetrical. राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बेटा बात? अब जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, अगर हम सबसे पहले ही बात करें एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए लाइन चार्ज निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू अ लाइन चार्ज।
लाइन चार्ज का मतलब बेटा थिन चार्ज वायर, थिन चार्ज वायर, लॉन्ग वायर, लॉन्ग का मतलब बेटा यहां पर हमने इनफाइनाइट लॉन्ग लिया है, ठीक है। तो अगर लॉन्ग चार्ज वायर है बेटा हमारे पास, स्ट्रेट लॉन्ग वायर है बेटा, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती है बेटा, रेडियली आउटवर्ड इन ऑल सर्कुलर सरफेस, ऐसे, दिस वे, दिस वे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैटर्न था इसका। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी बेटा, तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट बात, हम क्या करेंगे बेटा, ऐसी सरफेस एज्यूम करेंगे जिसके हर पॉइंट पर ई और डीएस सेम डायरेक्शन में हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऐसी सरफेस बनाएंगे जिसके हर पॉइंट पर ई और डीएस सेम डायरेक्शन में हो, ताकि ई और डीएस के बीच का जो एंगल है वो हमेशा जीरो ही रहे। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे थिन चार्ज वायर है, आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हमने आर डिस्टेंस से होती हुई सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना ली बच्चों, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना ली। अब इस थिन चार्ज वायर से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं, ये हमारा कर्व्ड सरफेस है, ये हमारा कर्व्ड सरफेस है बेटा, और ये हमारी प्लेन सरफेस है। बच्चों बात समझ में आ गई? मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि गॉस थ्योरम भी हम कैसे ध्यान से लगाते हैं, बहुत सोच समझ के लगाते हैं बेटा। कैसी क्लोज सरफेस लेंगे ये भी मैटर करता है, अभी मैं बताता हूं आपको। अब जैसे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये प्लेन सरफेस है, यहाँ पर हमने एक छोटा सा एरिया लिया बेटा डीएस, एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर थी बेटा, तो इस प्लेन सरफेस से तो कोई फ्लक्स ही नहीं निकलेगा, ना इससे निकलेगा बेटा, इधर भी नहीं निकलेगा और इधर भी नहीं निकलेगा। सिर्फ किससे निकलेगा ये फ्लक्स? क्लोज्ड सरफेस जो कर्व्ड सरफेस है, क्योंकि यहां पर अगर हमने डीएस लिया बेटा, डीएस भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है बेटा, ई भी इधर है, तो यहां से फ्लक्स निकलेगा। बच्चों बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो थिन चार्ज वायर के केस में हमने सरफेस कैसी ली बेटा? क्यूबॉइडल नहीं ले सकते, सिर्फ सिलिंड्रिकल ले सकते हैं, स्फेरिकल भी नहीं ले सकते, क्योंकि बेटा अब इस सरफेस पे हर पॉइंट पे ई की वैल्यू सेम होगी बच्चों, बिकॉज डिस्टेंस इज सेम फ्रॉम द थिन चार्ज वायर। अगर हम इस सरफेस के लिए बेटा, इस सरफेस के लिए स्फेरिकल सरफेस ले लेते हैं, हम गॉसियन सरफेस स्फेरिकल लेते थे, तो यहां पर ई इधर होता, डीएस भी इधर होगा, मान लो ई भी इधर, डीएस भी इधर, यहां पर बेटा डीएस इधर, डीएस इधर है, बट थिन चार्ज वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर चलेगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये एंगल थीटा जीरो नहीं होगा, जब थीटा जीरो नहीं होगा तो इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा भी आता रहेगा, हर सरफेस के लिए अलग अलग आएगा। तो हम थिन चार्ज वायर के केस में बेटा ऐसी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस नहीं ले सकते। बच्चों बात समझ में आ गई? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही है बेटा कि हम कब किसी सरफेस पे गॉस थ्योरम लगाते हैं। बच्चों को गॉस थ्योरम का डेरिवेशन समझ लेते हैं, याद भी कर लेते हैं और लिख भी देते हैं, बट ये नहीं पता होता हम कब कब अप्लाई करते हैं। बच्चों बात समझ में आ गई? लेकिन मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, सब चीजें बताऊंगा, और आप प्लीज मेरा भी थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं जब सारी चीजें बता रहा हूं तो इतना तो आपको ध्यान रखनी है कि सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, मैं आपको सारे डिटेल समझाऊंगा। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बेटा बात? तो अब आपको समझ में आ गया, थिन चार्ज वायर के केस में हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमारी काम नहीं करेगी, स्फेरिकल नहीं करेगी, क्योंकि ई और डीएस के बीच का एंगल हर जगह जीरो नहीं होगा, तो थीटा भी आता रहेगा। इज दैट क्लियर? ऐसे बेटा इसी थिन चार्ज वायर के लिए, इसी थिन चार्ज वायर के लिए अगर हम क्यूबॉइडल सरफेस लें, सोचें क्यूबॉइडल सरफेस ले लिया हमने, तो इस सरफेस पे भी हर जगह डिस्टेंस सेम नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह अलग अलग आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग आएगी बेटा, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मान के बाहर नहीं ले सकते, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड, जब तक हम कांस्टेंट मान के बाहर नहीं ले सकते लेफ्ट हैंड साइड पर, तब तक हम ई की वैल्यू नहीं निकाल सकते, और निकालनी हमने ई की वैल्यू है। हम जो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस कर रहे हैं बेटा, इन सब में हमें ई की वैल्यू ही निकालनी है, तो ई की वैल्यू जब ही निकल सकती है जब ई को बाहर ले लें।
और ई जब बाहर ले लेंगे बेटा तो ये मानते हैं कि ई कांस्टेंट है, और ई कांस्टेंट जब भी रहेगा जब उस सरफेस का हर पॉइंट उस चार्ज से सेम डिस्टेंस पे हो, और फील्ड लाइंस की सिमेट्री भी देखनी पड़ती है बेटा। बच्चों बात समझ में आ गई? तो ये मेन बातें थी बेटा गॉस थ्योरम को अप्लाई करने से पहले जो हमें समझनी होती है। अब अगर हम चार्ज लेंगे बेटा, इसमें जब जो हम ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन निकालेंगे, इसमें बेटा इस वाली फिगर में जो एग्जैक्ट राइट फिगर थी हमारे लिए, ये नहीं थी, ये नहीं है, ये भी नहीं है हमारे लिए फिगर, एग्जैक्ट राइट फिगर ये होगी, क्योंकि यहाँ पर ई की वैल्यू हर जगह सेम होगी। तो जब हम क्यू इनसाइड लेंगे बेटा, तो सिर्फ ये ध्यान रखना जो हमारी क्लोज सरफेस है, हमारी क्लोज सरफेस सिलिंड्रिकल सरफेस है बेटा, उसके अंदर जो चार्ज आ रहा है, अंदर का मतलब अगर उसकी लेंथ हाइट या लेंथ एल है बेटा, तो एल लेंथ के अंदर जो चार्ज आ रहा है वो होगा सिर्फ। तो यहाँ पर क्यू इनसाइड को हम क्या लिखेंगे बेटा, आपने पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई बेटा, लैम्डा एल। तो यहाँ क्यू इनसाइड को लैम्डा एल लिखेंगे बच्चों। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये चीज आपने जरूर ध्यान रखनी है कि गॉस थ्योरम लगाने से पहले हमने देखना है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है या नहीं, फिर उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हर जगह सेम है या नहीं। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई? अब इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए बेटा हम डेरिवेशन करते हैं, जो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है, to find electric field intensity inside, outside, and on the surface of a thin charge conducting shell. कंडक्टिंग शेल। पहली बात तो यह है बेटा, जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, चाहे वो हॉलो हो चाहे सॉलिड है, चार्ज उसका सारा का सारा आउटर सरफेस पे आता है। अगर हॉलो है तो अंदर भी सरफेस है, बट अंदर वाली सरफेस पे चार्ज नहीं आता, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर हम अंदर वाली सरफेस पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो आएगी, इसका मतलब सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पे होगा। तो अगर कोई बेटा थिन चार्ज कंडक्टिंग शेल है, जैसे सपोज हमने थिन ले लिया, थिन का मतलब हमने बेटा इसकी मान ली कोई थोड़ी सी थिकनेस है, इसकी थोड़ी सी थिकनेस ले लिया, और ये सपोज आर रेडियस का है। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बेटा बात? ये इसका कुछ तो थिकनेस होगी, थिन के भी कुछ तो थिकनेस होगी ना बेटा, और इसको हमने चार्ज दिया, तो चार्ज सारा का सारा कहाँ होगा, अभी मैंने बताया था आपको, कहाँ होगा बेटा, आउटर सरफेस पे, चाहे हॉलो है चाहे सॉलिड है। अगर कंडक्टर है, अगर इंसुलेटर है, तो चार्ज वॉल्यूम में भी रुक सकता है, बट दिस इज नॉट इंसुलेटिंग। राइट चिल्ड्रन, तो चार्ज कहाँ गया बेटा, उसका आउटर सरफेस पे आ गया। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी बन गई बेटा, सिग्मा आपने पढ़ा था क्यू बाई ए, क्यू बाई ए क्या होगा बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस है हमारी। अब बोर्ड में जो है बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए देता है, कहां पर, अंदर भी, बाहर भी और सरफेस पर भी। अंदर सपोज हमने ए पॉइंट ले लिया बेटा, उसकी रेडियस आर ले ली, और यहां से होते हुए गॉसियन सरफेस बना ली, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ए पॉइंट पे, तो गॉसियन सरफेस तो बनानी होगी, वरना गॉस थ्योरम कहां से लगाओगे? गॉस थ्योरम तो जब ही लगाओगे ना जब गॉसियन सरफेस बनाओ। तो हमने बेटा स्फेरिकल सरफेस के अंदर स्फेयर ही बना लिया, इमेजिनरी स्फेयर ऑफ रेडियस आर ले ली, और यहां पर आर की वैल्यू बेटा लेस देन आर है। किसके लिए? एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। बच्चों बात समझ में आ गई? आर की वैल्यू लेस देन आर है। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बेटा बाहर वाले पॉइंट के लिए, यहां आर की वैल्यू, यहां आर की वैल्यू बेटा ग्रेटर देन आर है। तो फिर बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने निकालनी है बेटा बाहर वाले पॉइंट के लिए, तो फिर वहां से होते हुए गॉसियन सरफेस बना दिया इस तरह से बेटा। राइट चिल्ड्रन, और सी पॉइंट सरफेस पे है ही, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो बाहर वाले की निकालेंगे, बाहर वाले में स्मॉल आर को कैपिटल आर रख देंगे, क्योंकि बाहर वाली सरफेस ही जस्ट बाउंड्री को टच करेगी। बच्चों बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो हमारे पास बेटा एक थिन चार्ज कंडक्टिंग शेल है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, चार्ज उसकी आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आ गई बेटा क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बेटा बात? अब हम सबसे पहले देखते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट
पॉइंट ए। पॉइंट ए का मतलब बेटा इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई। तो जब हम ए पॉइंट से होती है, हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सबसे पहले वहां से होती है गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस 2D नहीं होती, 3D होती है। तो ए पॉइंट से होता हुआ रिंग नहीं है, शेल है। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बेटा बात। ई डॉट डीएस, अब हमने बेटा एक छोटा सा एरिया ले लिया। डीएस एरिया परपेंडिकुलर होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होगी। ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। हमें पता ही नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, बट ये तो पता है कि इस इमेजिनरी सरफेस के अंदर जो शेल है उसके आउटर सरफेस पे चार्ज है, इस इमेजिनरी सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। तो दूसरा स्टेप में बेटा हमने ई डॉट डीएस को खोल लिया, ई डीएस कॉस जीरो, अपनी सरफेस अपने फिगर के अकॉर्डिंग। क्यू इनसाइड जीरो आ गया बेटा, जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट जीरो आ गया। ई कांस्टेंट मानते हुए भाग ले लिया बच्चों को हमने, क्योंकि हमारी ये सरफेस अगर है भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम ये मान के चलें कि ई हर जगह सेम है। हमें कुछ नहीं पता, हम ये मान के चलें ई हर जगह सेम है। डीएस का इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, उसका एस आएगा, और एस इस गॉसियन सरफेस का एरिया आएगा, और ये गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है बेटा, तो इसका एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज जीरो। इसका मतलब ई जीरो आ गई बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो चार्ज कंडक्टिंग शेल इज जीरो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज होता है बेटा, कि अगर हमने किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है तो उसको हॉलो मेटेलिक बॉडी के अंदर रखो। हॉलो मेटेलिक बॉडी के अंदर कुछ, हॉलो बॉडी की सरफेस पे कुछ भी चार्ज आ जाए, बट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगी। इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इफेक्ट। यानी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर किसी चीज को शील्ड करना है तो उसको हॉलो मेटेलिक बॉडी के अंदर रख दो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा कि व्हेन लाइटनिंग हो रही है, बिजली गिर रही है, तो यू आर एडवाइज टू सिट इनसाइड द कार, क्योंकि अगर चार्ज गिरा, चार्ज कार की आउटर सरफेस पे होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो अंदर कोई डैमेज नहीं होगा। समझ में आ गई? ठीक है, तो ई क्या है बेटा, किसी हॉलो मेटेलिक सरफेस के अंदर ई इज ऑलवेज जीरो। राइट चिल्ड्रन, अब बी पॉइंट पर निकालेंगे बेटा। तो हमने बी पॉइंट से होते हुए फिर से एक छोटा सा एरिया ले लिया, डीएस। ई ले लिए बेटा एट पॉइंट बी। ए पॉइंट समझ में आ गया सबको, ठीक है। एट पॉइंट बी देखते हैं बेटा। बी पॉइंट को देखने के लिए हमने क्या करा बेटा, बी पॉइंट पर एट पॉइंट बी, और पॉइंट बी कहां आया बेटा, आउटसाइड द शेल, आउटसाइड द शेल। तो अभी हमने देखा था बेटा, आउटसाइड द शेल जब हमने सरफेस ड्रॉ करी थी, आउटसाइड द शेल, तो ई और डीएस दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे थे बेटा, वही चीज हम रिपीट लेके चल रहे हैं। तो हमने, और इस सरफेस के आउटसाइड वाली जो सरफेस है ये भी स्फेरिकल शेप की है, इसके अंदर पूरा का पूरा शेल आ गया, खाली शेल आ गया, और शेल पे टोटल चार्ज क्यू था, तो क्यू इनसाइड क्यू बन गया। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गया बेटा बात। तो हमने ई डॉट डीएस लगाया बेटा, उसको लिखा हमने क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको बेटा हमने अगले स्टेप में डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। डॉट प्रोडक्ट को खेला बेटा तो कॉस जीरो आ गया, क्यू इनसाइड क्यू है, ई कांस्टेंट मानते हुए, स्फेरिकल सरफेस है, और स्फेरिकल सरफेस का हर पॉइंट सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होगा, तो ई की वैल्यू जो भी आएगी बेटा सेम होगी। तो ई कांस्टेंट मानते हुए हमने ई को बाहर ले लिया बेटा, अंदर क्या रह गया डीएस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और छोटे छोटे डीएस एरिया को हम ऐड करेंगे, बाहर वाली सरफेस के लिए छोटे छोटे एरियाज को ऐड करेंगे, तो बाहर वाली सरफेस का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गया बेटा बात। तो इसको हमने लिख दिया बेटा ई इंटू एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एस की वैल्यू क्या आई बेटा 4 पाई आर स्क्वायर।
ई की वैल्यू आ गई बेटा के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो ऐसी आई है बेटा जैसे पूरी शेल का चार्ज उसकी सरफेस पे नहीं उसके सेंटर पे रखा है। यानी एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द चार्ज शेल इज जस्ट लाइक द होल चार्ज ऑफ द शेल इज एट द सेंटर ऑफ द शेल, जबकि ऐसा नहीं है, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है बट पॉइंट चार्ज जैसी आ रही है के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब पूरी शेल का चार्ज उसके सेंटर पे है, ऐसा जबकि है नहीं, बट एक्सप्रेशन ऐसा ही आ रहा है। समझ में आ गई बेटा बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा अब हम निकाल रहे हैं आउटसाइड द शेल ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, ऑन द सरफेस ऑफ शेल, ऑन द सरफेस ऑफ शेल। तो हम क्या करें बेटा उसी वाले एक्सप्रेशन में पुटिंग स्मॉल r इज इक्वल टू r इन प्रीवियस रिजल्ट, प्रीवियस रिजल्ट बेटा जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाली सरफेस पे उसमें बेटा तो स्मॉल r को कैपिटल R रखा है हमने, E की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बेटा आउटसाइड द सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। राइट चिल्ड्रन समझ में आ गए। इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, के को लिखा हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया बेटा इसको। राइट चिल्ड्रन, और क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर क्या था बेटा सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज शेल क्या आ गए बेटा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट या के क्यू बाई आर स्क्वायर। राइट चिल्ड्रन समझ में आ गई बात सबको। अब इसमें बेटा खास बात क्या है, अब इस चीज से रिलेटेड आपको खास बात बताता हूं। सबसे पहला तो कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करें डिस्टेंस के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ ड्रॉ करें बेटा, ये सपोज r इज इक्वल टू 0 ले लिया हमने सेंटर ऑफ द शेल और सारा का सारा चार्ज सरफेस पे है और ये रेडियस बेटा कैपिटल r है, तो सेंटर से लेकर सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह 0 है, E0। सरफेस पे आके एकदम हाई हो गई बेटा और उसकी वैल्यू क्या हो गई बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर। और उसके बाद बेटा इनवर्सली डिक्रीज होने लगी, दिस इज ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बच्चों बात समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ आया बेटा डिस्टेंस के साथ, r इज इक्वल टू 0 सेंटर ऑफ द शेल ले लिया हमने, r इज इक्वल टू कैपिटल R सरफेस ऑफ द शेल ले लिए बेटा, और ये r वेरी कर रहा है तो सेंटर से लेकर सरफेस तक E0 थी बेटा, 0 दिखा दिया, सरफेस पे आगे एकदम हाई हो गई और उसकी वैल्यू क्या हो गई बेटा के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये जो पार्ट है ना बेटा इसको डॉटेड शो करा करो, इसको हमेशा डॉटेड शो करा करो, क्योंकि दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड है। बच्चों बात समझ में आ गई। ओनली दिस मच इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्राफ, तो शो इट विद डॉटेड पार्ट, हमेशा आदत डालो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर और बाहर डिसकंटिन्यूअस है, लगातार नहीं है, अंदर 0 है सरफेस पे आगे कुछ वैल्यू हुई। तो अगर ये पार्ट कंटिन्यूअस होता है ऐसे जाता है ऊपर जाता है तो फिर कंटिन्यूअस होती है, बट यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस है अक्रॉस द सरफेस ऑफ द शेल। चलिए बात समझ में आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा ई जो आ रहा है, ई जो आ रहा है सरफेस पे वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, अनसिमेट्रिकल सरफेस के लिए भी प्रूव कर सकते हैं बेटा। अनसिमेट्रिकल सरफेस के लिए भी ई की वैल्यू हर जगह सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही आएगी। अगर सरफेस सिमेट्रिकल नहीं है तो भी ई की वैल्यू हर जगह सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगी, वो हम निकाल सकते हैं गॉस थ्योरम यूज करके। फिर से यहाँ पर हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया बेटा और यहाँ ई निकाला, ये एरिया सपोज ऐसे है तो ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ई और ds के बीच का एंगल खोल लिया बेटा, ई ds cos 0, क्यू इनसाइड क्या आ गया बेटा सिग्मा s। इतने एरिया पे जो चार्ज है वही तो फ्लक्स निकालना है बेटा, इधर अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। ds का इंटीग्रेशन s आ गया बेटा सिग्मा s बाई एप्सिलॉन नॉट, तो e की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गई। तो ये e की वैल्यू जो होती है बेटा किसी भी कंडक्टर के लिए किसी भी शेप का हो
सिमेट्रिकल हो, यहाँ तो हमने सिमेट्रिकल लिया था, हॉलो चार्ज कंडक्टर लिया था स्फेरिकल। बट अगर अनसिमेट्रिकल भी है बेटा तो ई की वैल्यू हर जगह कितनी आएगी बच्चों, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या आती है बेटा, विच यू कैन एक्सप्लेन। अगर सरफेस किसी भी कंडक्टर की सरफेस अनसिमेट्रिकल है बेटा, अब जैसे ये है बेटा, ये शार्प पॉइंट है, शार्प पॉइंट्स हैं, इसका मतलब ई क्या होता है बेटा, हर जगह सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है ये चार्ज पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, चार्ज पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट चिल्ड्रन। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है बेटा, क्यू बाई ए। और शार्प पॉइंट्स हैव वेरी स्मॉल सरफेस एरिया, वेरी स्मॉल एरिया। तो ई की वैल्यू हाई होगी, तो ई हाई हो गया बेटा एट शार्प पॉइंट्स, इज हाई एट शार्प पॉइंट्स, at sharp points of a charge conductor. बच्चों बात समझ में आ गई? यानी कोई भी अगर सरफेस है बेटा, तो जहां वो शार्प है वहां ई हाई होगा, क्योंकि ई क्यों हाई होगा बेटा, ई क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू बाई ए। और शार्प पॉइंट्स का एरिया हैव वेरी स्मॉल एरिया, तो ई की वैल्यू बहुत हाई होगी बेटा। और ई की वैल्यू हाई होगी तो इसका मतलब हमने अगर किसी कंडक्टर को चार्ज देते रहे, बढ़ाते रहे बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा कहां होगी, शार्प पॉइंट्स पर। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड शार्प पॉइंट्स पर बेटा, सपोज वो इलेक्ट्रिक फील्ड शार्प पॉइंट्स पर बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो गई, अगर बहुत ज्यादा हो गई बेटा, शार्प पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड शार्प पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे सरफेस पे हर जगह है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। शार्प पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगी, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन सबसे ज्यादा दिखाई है हमने शार्प पॉइंट पर। और ये एंगल बेटा हमेशा 90 डिग्री होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। बिकॉज़ चार्ज कंडक्टर की जो सरफेस होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब सबसे ज्यादा होगी तो बेटा इसके सराउंडिंग में क्या है, एयर। और वो ई बेटा जैसे ही ज्यादा हुई किससे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर से, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। एयर भी तो डाइलेक्ट्रिक है बेटा, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर जो है बेटा वो 3 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गई, इसके सामने वाली एयर आयनाइज हो जाएगी। और जैसे ही एयर आयनाइज होगी बेटा, इट विल स्टार्ट कंडक्शन। और जैसे ही कंडक्शन शुरू करेगी तो इसका चार्ज थ्रू एयर आउटसाइड मीडियम में लीक कर जाएगा और ये कंडक्टर डिस्चार्ज हो जाएगा। बच्चों बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो शार्प पॉइंट्स का मतलब यही होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगी तो वहीं से कंडक्टर डिस्चार्ज होगा। जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा होगी, एयर आयनाइज हो जाएगी और कंडक्टर डिस्चार्ज हो जाएगा। चलिए बात समझ में आ गई। ऐसे बेटा तुमने देखा होगा हमारी जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं उसके ऊपर इस टाइप के लाइटनिंग रजिस्टर्स लगाए जाते हैं, क्योंकि अगर चार्ज गिरा, बिजली गिरी भी बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा कहाँ होगी, शार्प पॉइंट पर। इसके थ्रू जो चार्ज है वो ग्राउंड में चला जाता है, हमारी बिल्डिंग को कोई डैमेज नहीं होता। बच्चों बात समझ में आ गई? इसलिए हम जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं उनके ऊपर त्रिशूल जैसी शेप के लाइटनिंग लगाए जाते हैं, ताकि अगर बिजली गिरी भी तो शार्प पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगी, वो मेटल में आएगी और मेटल में हम ग्राउंड कर देते हैं, प्रॉपर ग्राउंड कर देते हैं। बच्चों बात समझ में आ गई? तो कोई भी डेरिवेशन बेटा उसके सारा डिटेल समझना बढ़िया है, लाइफ में काम आता है हमें ये सब चीजें। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। एप्लीकेशन नंबर 2, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ऑफ अ थिन चार्ज स्ट्रेट लॉन्ग वायर। अब वो चीज हो गई बेटा। तो थिन चार्ज स्ट्रेट लॉन्ग वायर की बेटा, थिन चार्ज स्ट्रेट लॉन्ग वायर की
हमने गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल ड्रॉ करी बेटा, अभी मैं बता रहा था आपको, क्योंकि ऐसी सरफेस लेंगे जिसकी हर पॉइंट वायर से सेम डिस्टेंस पे हो ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। ई और डी एस सेम डायरेक्शन में आ गए बेटा, इधर भी ई और डी एस सेम डायरेक्शन में हो गए, बट सरफेस के परपेंडिकुलर डीएस इधर है बेटा, ई इधर है, एंगल 90 आ गया। इसका मतलब प्लेन सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। सिर्फ फ्लक्स सारा का सारा कहां से निकलेगा बेटा? कर्व सरफेस से। तो पहले हमने फाई टोटल लिखा, दिस इज गॉसियन सरफेस, वेरी इंपॉर्टेंट, गॉसियन सरफेस। और हमारा वायर क्या है बेटा? थिन चार्ज वायर है। तो यहां पर पॉइंट चार्ज नहीं था, पॉइंट चार्ज नहीं था, इसका मतलब हम कूलम्ब लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते, फिर हमें यूज करना ही पड़ा गॉस थ्योरम, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्ब लॉ से भी निकाल लेंगे, बट उसमें हम क्या करेंगे बेटा? अलग अलग तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे सपोज हमें आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इधर चार्ज ले लिया बेटा हमने, चार्ज ले लिया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई, और इनके ये कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली हम निकाल लेंगे, बट वो बहुत लंबा मेथड आएगा। तो कूलम्ब लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना प्रेफर नहीं करते थिन चार्ज वायर के। आसान तरीका गॉस थ्योरम, राइट चिल्ड्रन? समझ में आ गई बेटा बात? तो हमने पहले फाई टोटल लिखा बेटा, इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई टोटल को बेटा हमने लिखा फाई प्लेन प्लस फाई कर्व्ड, फाई प्लेन प्लस फाई कर्व्ड इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट चिल्ड्रन? प्लेन सरफेस कितनी है बेटा? 2, तो ट्वाइस ऑफ ई डॉट डीएस, ट्वाइस ऑफ ई डॉट डीएस। कर्व सरफेस एक ही है बेटा, ई डॉट डीएस। अब इस सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है वो एल लेंथ के अंदर चार्ज हो था, और एल लेंथ के अंदर लैम्डा आपने पढ़ा है ना, क्यू बाई एल होता है बेटा। तो क्यू इनसाइड क्या आ गया? लैम्डा एल, तो दिस इज लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों बात समझ में आ गई? अब देखो हमने यहाँ पर क्लोज सरफेस का सिंबल नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया बेटा? क्योंकि ये सरफेस अपने आप में क्लोज नहीं है, इन दोनों मिला के क्लोज होती है, तो ये अपने आप में ओपन सरफेस है, इसलिए हमने यहाँ क्लोज सरफेस का सिंबल नहीं लगाया बेटा। अब देखो ये हमारे प्लेन सरफेस के लिए था बेटा, इसके लिए, इसके लिए, और ये हमारा कर्व सरफेस के लिए था, इसके लिए। तो प्लेन सरफेस में ई और डीएस के बीच का एंगल क्या है बेटा? 0, ई डीएस cos 90। और कर्व सरफेस में ई और डीएस के बीच का एंगल क्या है बेटा? 0, ई डीएस cos 0। यहाँ cos 90, यहाँ cos 0, cos 90 0 होता है बेटा। तो मैथमेटिकली भी प्रूफ हो गया कि इन सरफेस से प्लेन सरफेस जो है दो, ये जो दो प्लेन सरफेस है बेटा, दिस इज प्लेन सरफेस, और ये बेटा ये भी प्लेन सरफेस है, जबकि ये कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस है। तो हमने प्रूव कर दिया बेटा कि प्लेन सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, सिर्फ कहां से निकलेगा बेटा? कर्व सरफेस से। और उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट चिल्ड्रन? समझ में आ गई बेटा बात? अब हमने बेटा ये पहला पार्ट तो वैसे ही 0 हो गया, पहला पार्ट 0 हो गया, दूसरा पार्ट ई बाहर ले लिया बेटा, अंदर रह गया डीएस इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट चिल्ड्रन? समझ में आ गई बात? डीएस का इंटीग्रेशन, डीएस छोटे छोटे डीएस को ऐड करेंगे कर्व सरफेस पे, तो टोटल कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा बेटा। और टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेटा सिलेंडर का? 2 पाई आर एल। तो E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट बेटा। तो यहां से E की वैल्यू आ गई लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको हम लिख सकते हैं 2 के लैम्डा बाई आर बच्चों, क्योंकि K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो वही आ जाएगा। इसका मतलब थिन चार्ज वायर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करती है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी इस टाइप से। बच्चों बात समझ में आ गई? क्लियर है? ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड थिन चार्ज वायर की बेटा हर जगह 2 के लैम्डा बाई आर होगी, वेयर आर इज द डिस्टेंस of the point from the wire,
फ्रॉम द वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो बच्चों बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। अब इस सरफेस से ये जो गॉसियन सरफेस लिए है बेटा, इससे टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा, समटाइम ये भी पूछ लेते हैं टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा। तो फाई टोटल क्या होता है बेटा, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है बेटा, लैम्डा एल। तो टोटल फ्लक्स जो निकलेगा इस सरफेस से लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। राइट चिल्ड्रन, ये सारी बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो थिन चार्ज वायर को बेटा हमने इनफाइनाइट लॉन्ग मान लिया, इसको डॉटेड बना देते हैं। लॉन्ग वायर का मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, राइट। सरफेस कैसी ड्रॉ करी है हमने, स्फेरिकल नहीं सिलिंड्रिकल, ताकि उसकी हर पॉइंट से डिस्टेंस सेम रहे। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस पे फिर हमने ये दिखाया बेटा प्लेन सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं थोड़ा जाएंगे बाहर, कोई चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर ही तो निकलती हैं ऐसे। तो ये तो बात प्रैक्टिकल है कि प्लेन सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, सिर्फ कहां से निकलेगा बेटा, कर्व सरफेस से, और वो हमने प्रूव भी कर दिया। फ्लक्स को क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा बेटा, क्यू इनसाइड को लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, उससे टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस पे आ गया। ई की वैल्यू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गई, एंड दिस इज 2 के लैम्डा बाय आर। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बच्चों बात। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या है बेटा, फ्लक्स की वैल्यू टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि आप पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर ये बताओ जो तुमने गॉसियन सरफेस ली उससे टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा, कई बार ये भी पूछ लेते हैं। तो फ्लक्स कितना निकलेगा बेटा, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें भी बेटा बहुत प्रैक्टिकल सी बात करें, अगर बहुत प्रैक्टिकल सी बात करें इसी डेरिवेशन में, कि अगर कोई थिन चार्ज वायर है बेटा, थिन चार्ज वायर है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली आउटवर्ड होगी, और आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बेटा, ई की वैल्यू क्या होगी आर डिस्टेंस पर, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। राइट चिल्ड्रन, तो अगर कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है बेटा, कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। और कितना फोर्स लगेगा बेटा, क्यों, ये फोर्स उसको सेंटीमीटर फोर्स दे सकता है बच्चों। इसका मतलब कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल किसी थिन चार्ज वायर के चारों ओर घूम सकता है, और अगर हमने उसकी स्पीड निकालनी है बेटा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोर्स को सेंटीमीटर फोर्स तो चाहिए ही चाहिए, mv स्क्वायर बाई आर। फोर्स को क्या लिखा बेटा हमने, क्यू ई इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। क्यू ई की वैल्यू क्या थी बेटा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। आर से आर कट गया बेटा, तो v की वैल्यू आ गई बच्चों, क्या आई v की वैल्यू बेटा, क्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m अंडर रूट। इसका मतलब v की वैल्यू r पे डिपेंड नहीं कर रही, इसका मतलब कोई भी चार्ज पॉइंट चार्ज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो घूम ही नहीं सकता, क्योंकि उसको सेंटीमीटर फोर्स चाहिए। अंदर की तरफ फोर्स जब ही मिलेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अंदर की तरफ हो। हाँ, अगर थिन चार्ज वायर बेटा नेगेटिवली चार्ज है, अगर थिन चार्ज वायर नेगेटिवली चार्ज है और यहां पॉजिटिव चार्ज है बेटा, अब इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी थिन चार्ज वायर की, और इस पर फोर्स किधर लगेगा बेटा, इस पर फोर्स इधर लगा, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगा क्यू ई। अब ये फोर्स, ये जो फोर्स है बेटा, ये वाला फोर्स उसको सेंटीमीटर फोर्स दे सकता है। तो थिन चार्ज वायर अगर नेगेटिव है तो उसके अराउंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल घूम सकता है, और अगर थिन चार्ज वायर बेटा पॉजिटिव है तो उसके अराउंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल घूम सकता है। और कितनी स्पीड से घूमेगा बेटा, v, आपने देखा ये v आर पे डिपेंड कर ही नहीं रही, इसका मतलब जितनी मर्जी रेडियस बढ़ाते जाएं स्पीड सेम रहेगी। बच्चों बात समझ में आ गई। अब अगर एग्जाम में पूछा है बेटा टाइम पीरियड निकालना, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, t इज इक्वल टू 2 पाई r बाई v, 2 पाई r बाई v की वैल्यू हमने रख दी बेटा q लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m, ये v की वैल्यू रख दी। इसका मतलब t किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, r के, क्योंकि बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट है ना। t किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, r। जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी बढ़ता जाएगा। बच्चों बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। तो इस टाइप के भी न्यूमेरिकल्स होते हैं। इसमें बेटा एक और न्यूमेरिकल मैं समझाता हूं आपको, जैसे सपोज
थिन चार्ज वायर एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है बेटा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इस टाइप से है। और हम इस पॉइंट पी पे जिसके कोऑर्डिनेट बेटा ए कॉमा बी है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। दोनों की चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो इस वाले वायर से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गई, और ये डिस्टेंस कितनी हुई बेटा, ए। E1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। और इस वाले वायर से बेटा इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी आ गई, बी। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी बेटा, E2। E2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है बेटा, आपस में परपेंडिकुलर है। तो नेट फील्ड कैसे निकालेंगे बच्चों, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। बच्चों बात समझ में आ गई। तो इस टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, इजी हैं, ज्यादा टिपिकल नहीं है। बोर्ड में आजकल बोर्ड का पेपर, मैंने बेटा मैं पहले ही आपको बता रहा था, बोर्ड का पेपर थोड़ा सा टफ आता है, खासतौर से फिजिक्स का। तो अगर हम थोड़ा सा भी अबव स्टैंडर्ड चलेंगे बोर्ड के, तो हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे और हमारा कॉन्सेप्ट बढ़िया क्लियर होंगे, तो हम हर जगह हर एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। राइट चिल्ड्रन, तो मेरा एम यही है कि आपको एजुकेट करूं, नॉट ओनली फॉर बोर्ड बट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। इज दैट क्लियर, समझ में आ गई बच्चों बात। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, तो बेटा अब जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड थिंक चार्ज कंडक्टिंग शेल के अंदर निकाल ली, बाहर निकाल ली, सरफेस पे भी निकाल ली, उसके बाद बेटा हमने थिंक चार्ज वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बेटा बात। अब हम थर्ड एप्लीकेशन कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमने थिन चार्ज शीट की, प्लेन चार्ज शीट, इनफाइनाइटली लार्ज शीट है बेटा, हमने ले ली कोई। इनफाइनाइट का मतलब बेटा ऊपर भी एक्सटेंड हो रही है और नीचे भी एक्सटेंड हो रही है, ऐसे। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गया। और किसी भी चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी ना। तो हमने क्या करा बेटा, अब इस केस में जो गॉसियन सरफेस है वो ना तो सिलेंडर ले सकते हैं, क्योंकि सिलेंडर के सरफेस का हर पॉइंट इस शीट से सेम डिस्टेंस पे नहीं होगा, तो ई की वैल्यू सेम नहीं होगी। ई की वैल्यू सेम नहीं होगी तो ई को बाहर नहीं ले सकते, और ई को बाहर नहीं ले सकते तो ई की वैल्यू नहीं निकाल सकते। बच्चों बात समझ में आ गई। तो इस केस में हमने जो गॉसियन सरफेस ऐसी ली बेटा कि जिसका हर पॉइंट उस सरफेस का हर पॉइंट जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलनी है वो इस टाइप के चार्ज से सेम डिस्टेंस पे हो। तो हमने सिलेंडर ले लिया। आप ऐसा भी ले सकते हो, आप ऐसे भी सरफेस ले सकते हो इस टाइप की, और यहां से शीट जा रही है सपोज। तो यहां पर भी इस सरफेस, ये जो सरफेस है बेटा, ये तो सरफेस सर्कुलर थी, ये प्लेन है, दोनों प्लेन सरफेस है, बट ये रेक्टेंगुलर है। तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम होगी। तो कैसे भी गॉसियन सरफेस बना सकते हैं, सिलिंड्रिकल भी और क्यूबॉइडल भी, बट स्फेरिकल नहीं ले सकते। राइट चिल्ड्रन, सिलेंडर ऐसा नहीं ले सकते, इस टाइप से सिलेंडर नहीं ले सकते, क्योंकि इस टाइप से सिलेंडर लेंगे बेटा तो इस सरफेस का कुछ पॉइंट अलग डिस्टेंस पे होंगे, कुछ सेम डिस्टेंस पे होंगे। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बात। तो हम, ये बात आपको क्लियर हो गई बेटा। तो हमने कैसी सरफेस दी बेटा, सिलिंड्रिकल सरफेस ले ली, ये एरिया एस ले लिया बेटा हमने, ये एरिया एस ले लिया। अब सारी बातें ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी बेटा, ऐसे निकलेंगी, ऐसे जाएंगे। तो मतलब सिलेंडर की प्लेन सरफेस से फ्लक्स निकलेगा, कर्व सरफेस से फ्लक्स नहीं निकलेगा। और इसको मैथमेटिकली अगर हम देखें बेटा, तो कर्व सरफेस का हमने छोटा सा एरिया लिया बेटा, एरिया वेक्टर इधर है, ई इधर है, इसके बीच का एंगल क्या आ गया बच्चों, 90 डिग्री, cos 90 जीरो होता है। तो ये बात प्रूव हो गई कि इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के कर्व सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, सिर्फ प्लेन से निकलेगा। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बच्चों बात। फिर से बेटा हमने फाई टोटल इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट है हमारे पास गॉस थ्योरम।
फाइव टोटल जो हमारे बेटा, इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैं मुझे पहले बतानी चाहिए थी बट याद नहीं आया। जब हम ये यूज करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन। इस गॉसियन के तीन पार्ट्स हैं बेटा। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी है किसी सरफेस पे और फ्लक्स निकालना है तो पहले और दूसरे को यूज करेंगे। राइट चिल्ड्रन, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, फ्लक्स निकालना है तो पहले और दूसरे को। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और अंदर का चार्ज दिया हुआ है तो दूसरा और तीसरा पार्ट यूज करेंगे। बच्चों बात समझ में आ गई? तीसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, अगर हमें अंदर का चार्ज दिया हुआ है और फ्लक्स निकालना है तो पहला और तीसरा पार्ट यूज करेंगे। तो गॉस थ्योरम का जो एक्सप्रेशन है बेटा, उसमें तीन पार्ट्स हैं और वो तीन पार्ट्स अब हमने ध्यान से सोच समझ के लगाने हैं। हम सब कुछ निकाल सकते हैं। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बच्चों बात? तो फाइव टोटल किसके इक्वल है बेटा? क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के। फाइव टोटल को हमने लिखा बेटा फाइव प्लेन प्लस फाइव कर्व्ड इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से सोच से समझ से रहना बेटा। फाइव प्लेन, प्लेन सरफेस कितनी है बेटा? दो है। और इंपॉर्टेंट बात बेटा, एक बात बताऊं फिर मैं, आप अगर ऐसे नोट्स चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली मैसेज करें। आई विल शेयर यू ऑल द नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट सच काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन। जो मैं लिख रहा हूं बात सब कुछ लिखा हुआ होगा तो आपको बहुत जरूरत नहीं है परेशान होने की, बट समझना है। अपने हाथ से लिखा हुआ है तो याद रहता है, तो लिखा भी करो और वो प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाएंगे बेटा आपको। ऑनलाइन शेयर कर दूंगा मैं आपसे। समझ में आ गई बच्चों बात? उसके लिए मुझे डायरेक्ट मैसेज करें। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई? और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मैं, आपका प्यार होगा तभी आपके साथ में कंटिन्यू कर पाऊंगा। राइट चिल्ड्रन, तो फाइव प्लेन प्लस फाइव कर्व, प्लेन सरफेस कितनी है बेटा? यहाँ पर दो, तो फिर से ट्वाइस ऑफ ई डॉट डीएस। क्लोज सरफेस का सिंबल नहीं लगाना है क्योंकि ये अपने आप में ओपन सरफेस है। कट सरफेस में फिर से ई डॉट डीएस बेटा। क्यू इनसाइड, अब देखो बेटा, इस पूरी सरफेस के अंदर, इस पूरी सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो इतनी एरिया वाला तो चार्ज है, वो दोनों तरफ फ्लक्स निकालना है, इधर भी और इधर भी। और ये एरिया कितना है बेटा? एस। सिग्मा को क्या लिखेंगे हम? क्यू बाई एस। तो इस सरफेस पे जो चार्ज हो गया बेटा क्यू, वो कितना हो गया बच्चों? सिग्मा एस। समझ में आ गई बच्चों बात? क्लियर है? तो क्यू इनसाइड को हमने बेटा सिग्मा एस लिख दिया। अब प्लेन सरफेस के लिए ई और डीएस के बीच का एंगल कितना है बेटा? जीरो। ई डीएस कॉस जीरो। कट सरफेस के लिए ई और डीएस के बीच का एंगल 90 है और कॉस 90 जीरो होता है बेटा, तो ई डीएस कॉस 90 सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बेटा बात? कॉस 90 जीरो हो गया। अब रह गया लेफ्ट हैंड साइड। इसको बेटा अगर हमने सॉल्व करा, ई बाहर ले लिया, ये मानते हुए कि सरफेस पे हर जगह ई सेम होगा, तभी हमने ऐसी सरफेस ली है कि जिसकी इस सरफेस से हर जगह डिस्टेंस सेम हो। राइट चिल्ड्रन, ई हम तभी बाहर लेते हैं बेटा, तो ये जब ही निकलेगा जब हम ई को बाहर लेंगे। डीएस का इंटीग्रेशन, डीएस का इंटीग्रेशन क्या आया बेटा? ऐसा आया क्योंकि छोटे छोटे डीएस को ऐड करेंगे। यहां पर हमने जो छोटा सा डीएस लिया बेटा, डीएस वेक्टर इधर था, ई भी इधर था, तो छोटे छोटे डीएस को ऐड करेंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। और ये पूरा एरिया वही होगा जो बेटा ये एरिया, और ये एरिया अभी हमने माना था एस था, तो सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। एस से एस कट गया बेटा, ई की वैल्यू आ गई बच्चों सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। और आप देख रहे हो बेटा इस वाले एक्सप्रेशन में आर नहीं आ रहा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड नहीं करेगी, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस आर। So this type of electric field created by thin charge sheet will be uniform electric field. Right children, समझ में आ गई बेटा बात? तो अगर हम देखें बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस आर के साथ ग्राफ ड्रॉ करें वायर के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस आर के साथ ग्राफ ड्रॉ करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आएगी। तभी हम बेटा थिन चार्ज शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, थिन चार्ज शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो इक्वली स्पेस पैरेलल लाइन से शो करते हैं।
विच शोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बोथ साइड। यूनिफॉर्म का मतलब उस ई की वैल्यू, चाहे ये डिस्टेंस ए हो या ये डिस्टेंस बी हो बेटा, इस शीट से, तो यहां पर भी ई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा और यहां पर भी ई बेटा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। इसका मतलब आर पे डिपेंड नहीं कर रहा, उसकी डायरेक्शन भी सेम रहेगी। बच्चों बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस आर। So this pattern of electric field is shown by equally spaced parallel lines, uniform electric field को शो करता है। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बच्चों बात? अब अगर बेटा हमने हमने दो शीट ले ली बेटा, और दोनों पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, बट दोनों का एरिया अलग है या दोनों पे चार्ज का अमाउंट अलग है। इनफाइनाइट शेप की ले ली बेटा, इसका सिग्मा 1 आ गया प्लस Q1 बाई ए, इसका सिग्मा 2 आ गया बेटा प्लस Q2 बाई ए। चार्ज का अमाउंट मान लो दोनों पर डिफरेंट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने बीच में निकालनी है बेटा, +1 चार्ज लिया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज भी रिपेल करेगा बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन, इस पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन में आ गई दोनों फील्ड, तो नेट फील्ड जो निकलेगी बेटा ए पॉइंट पर, यानी कि ए पॉइंट का मतलब कहीं भी, दोनों प्लेट्स के बीच में कहीं भी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होंगी, क्योंकि आर पे डिपेंड करेगी नहीं, किसी भी प्लेट्स के पास हो दूर हो इस पर मैटर पर नहीं डिपेंड करेगा। सो दिस विल बी सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों बात समझ में आ गई? ए पॉइंट पर यानी बीच में कहीं प्लेट के, अगर हम बेटा यही फील्ड बाहर निकालें बी पॉइंट पर, +1 चार्ज ले लिया बेटा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, वो वाला भी पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, तो यहाँ E1 E2 दोनों सेम डायरेक्शन में आ गई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई बेटा बी पॉइंट पर ईबी कितनी आई बच्चों? E1 प्लस E2, यानी कि सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों बात समझ में आ गई? तो अगर दो यूनिफॉर्म शीट है बेटा, डिफरेंट चार्ज है दोनों पर, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कम आती है और बाहर ज्यादा आती है। बट अगर हम इसी का बिल्कुल अपोजिट केस ले लें बेटा, हमारे पास दो शीट हैं और ये आपके बार बार यूज में आएगा बेटा, बार बार यूज में आएगा हमारे क्लास 12 में। एक पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा, एक पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है? तो एक का सिग्मा आ गया बेटा, सिग्मा 1 आ गया प्लस Q बाई ए, इसको हमने प्लस सिग्मा ले लिया, और दूसरी पर एरिया उतना ही है बट नेगेटिव चार्ज है बेटा, इसका सिग्मा 2 आ गया माइनस Q बाई ए, माइनस सिग्मा हो गया। बच्चों बात समझ में आ गई? तो सिग्मा 2 माइनस सिग्मा हो गया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बीच में निकालें बेटा, ए पॉइंट पर +1 चार्ज माना, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले वहां +1 चार्ज मानो बेटा। +1 चार्ज को पॉजिटिवली प्लेट क्या करेगी बेटा? रिपेल करेगी, और नेगेटिव प्लेट अटैक करेगी, तो दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में आ गई, तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी बेटा वो E1 प्लस E2 आएगी बच्चों। तो दिस विल बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज के साइन तो रखते ही नहीं, यहाँ सिग्मा माइनस सिग्मा है, बट चार्ज के साइन ही रखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड में। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड किया बेटा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई कहां पर? दोनों अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के बीच में, जो आइडेंटिकली एंड अपोजिटली चार्ज है। बच्चों बात समझ में आ गई? यहां भी आर नहीं आ रहा, इसका मतलब इनके बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। इसका मतलब यूनिफॉर्म फील्ड को हम कैसे शो करते हैं बेटा? इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस से। राइट चिल्ड्रन? अब हम इसमें भी बाहर निकाल के भी दे सकते हैं, बाहर इधर वाला भी पॉइंट ले लो चाहे इधर का ले लो बेटा। हमने सपोज ये ले लिया, +1 चार्ज ले लिया बेटा, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा, और नेगेटिव क्या करेगा बेटा? अटैक करेगा +1 को। तो ई बी जो आ गई नेट फील्ड बाहर, बाहर वाले रीजन में, E1 आई बेटा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 क्या आई बच्चों? EB आई बेटा E1 माइनस E2, पहले ये लिखो रिजल्ट, EB इज इक्वल टू E1 माइनस E2, पहले ऐसे लिखा करो डायरेक्शन देखकर। फिर इसके बाद यहां आओ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस, चार्ज के साइन नहीं रख रहे हम बेटा, तो माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट रिजल्ट्स टू 0।
इसका मतलब अगर आइडेंटिकल एंड अपोजिटली चार्ज शीट है बेटा, और दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, और दोनों का एरिया सेम है, तो उन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, ना लेफ्ट साइड पर ना राइट साइड पर। और बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, दैट इज यूनिफॉर्म बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन डिस्टेंस आर। ए पॉइंट की डिस्टेंस किसी भी प्लेट से दिखाई है हमने, नहीं लिए ना, तो दिस फील्ड विल आल्सो बी यूनिफॉर्म, इट विल नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस आर। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बच्चों बात? तो ये थी चार्ज शीट के बेटा एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गए? अब नेक्स्ट वीडियो में इन सबको आसान बनाऊंगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराकर, उसमें मैं सॉल्व एग्जांपल भी कराऊंगा बेटा, फ्लक्स निकालना आपको समझ में आएगा, सॉल्व एग्जांपल भी कराएंगे, उसके बाद बैक एक्सरसाइज कराएंगे, और ये सब कुछ काम खत्म हो जाएगा तो एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा पूरे चैप्टर 1 के, और आपको बहुत अच्छी तरह से फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई? तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं, हर क्लास में मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं, और वो कॉन्सेप्ट जो जनरली बच्चों को मालूम नहीं होते और बच्चे वहीं लैग करते हैं। राइट चिल्ड्रन, तो नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व एग्जांपल बैक एक्सरसाइज करेंगे, और उसकी नेक्स्ट क्लास में हम एमसीक्यू